अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाफ़ लाइफ मेथड और दूसरा है फ़िज़िकल मेथड फॉर रेट डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये रिएक्शन काइनेटिक्स हमारे पास चैप्टर है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। तो उसमें ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन है। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम हाफ़ लाइफ पीरियड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हाफ़ लाइफ का पता होना चाहिए कि हाफ़ लाइफ क्या होती है। हाफ़ लाइफ वो वाला पीरियड होता है जिसके दौरान आपके कोई भी रिएक्टेंट हैं वो 50% अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो उस सारे पीरियड को हम हाफ़ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो हम इस तरह करेंगे कि हाफ़ लाइफ इज़ नॉर्मली डिफाइंड एज द टाइम नीडेड बाय अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और वन हाफ द एटम टू डिसइंटीग्रेट और ट्रांसफॉर्म इनटू अ डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, कि जो भी आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो अगर अपना 50% अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो उस सारे टाइम को जो है वो आप हाफ़ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो नेक्स्ट भी यही बात लिखी हुई है कि द टाइम टेकन फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ अ गिवन रिएक्टेंट टू रीच द 50% ऑफ इट्स इनिशियल कंसनट्रेशन। ठीक है, तो जैसे ये पिक्चर में दिखाया भी गया है कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव एटम है। ठीक है, और उससे आपके पास जो है एक पार्टिकल बन रहा है। ठीक है, और साथ में एनर्जी इमिट हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं और जब वो 50% अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं तो उस पीरियड को हम हाफ़ लाइफ पीरियड बोलते हैं। और हाफ़ लाइफ पीरियड जो होता है इसको यूजुअली हम T1/2 के सिंबल से जो है वो डिनोट करते हैं और इसको जो है वो सेकंड्स के अंदर इसको एक्सप्रेस किया जाता है। और हाफ़ लाइफ पीरियड जो था सबसे पहले 1907 में अर्नस्ट रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये MCQs के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह अब हम हाफ़ लाइफ पीरियड को देख लेते हैं कि जिस तरह हाफ़ लाइफ पीरियड जो है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड वो एट 45 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो वो 24 मिनट्स है कि 24 मिनट्स के अंदर 45 डिग्री सेल्सियस पे जितनी भी आपने इनिशियल कंसनट्रेशन ली है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की तो वो अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, 50% जो है आपके पास रिएक्टेंट रह जाएंगे। जिस तरह 10 मॉलिक्यूल्स आपने लिए N2O5 के तो वो 24 मिनट्स के बाद जो है उसमें से 5 मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। इस तरह अगर 48 मिनट्स के बाद देखें तो वो 2.5 मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। और अगर जो है वो आप 72 मिनट्स के बाद देखते हैं तो आपके पास 1.25 मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। ठीक है, मतलब अब आपके पास 12.5% प्रोडक्ट जो है वो रह गया। इसके बाद अगर 24 मिनट्स जो हैं वो फर्दर गुज़रते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ द जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है वो 0.625 मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, मतलब कि 6.25% सब्सटेंस जो है वो आपका रह जाएगा। और इसी तरह जो अगर आप 24 मिनट्स और इंक्रीज़ करते हैं और पड़ा रहने देते हैं उसको तो 10 में से आपके 0.3125 मॉलिक्यूल्स जो हैं बच जाएंगे, मतलब कि आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन से अब 3.12% सब्सटेंस जो है वो रह गया है। 100% से 3.12% रह गया। ठीक है, तो ये होता है हाफ़ लाइफ पीरियड। तो अब हम रिलेशनशिप देख लेते हैं हाफ़ लाइफ पीरियड का और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, तो हाफ़ लाइफ पीरियड जो होता है किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1 लेस दैन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि जितनी भी आपने कंसंट्रेशन ली है इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, जो उसके आपने पावर लेनी है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और उसमें से -1 कर देना है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है। ठीक है, और आपने कैसे आप इसको लिखेंगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन A है और उसमें से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है, 3 और -1 कर देंगे 2, तो इनिशियल कंसंट्रेशन की जो पावर होगी वो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हाफ़ लाइफ पीरियड जो होगा वो इस इनिशियल कंसंट्रेशन के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जिस तरह अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हम इसको ऐसे करेंगे कि T1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A की पावर n-1। ठीक है, तो n जो है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। हाफ़ लाइफ जो पीरियड होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जब आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है 1 है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा और A की पावर 0 तो 0। ठीक है, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन के केस में आपके पास हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं 1/A0 के, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693/K, ठीक है। K इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसी तरह अगर आप देखते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में, तो हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के, ठीक है। जैसे हाफ लाइफ पीरियड है डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/A⁴ ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे हाफ लाइफ पीरियड इज़ इक्वल टू 1/Ka। इस तरह अगर आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की बात करते हैं तो उसमें हाफ लाइफ पीरियड जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जैसे हाफ़ लाइफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A का स्क्वायर, तो इसमें हाफ़ लाइफ इज इक्वल टू 1.5/5A² हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिज़िकल मेथड फॉर द रेट डिटर्मिनेशन। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के मेथड हैं। एक है स्पेक्ट्रोमेट्री है, सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड है, थर्ड नंबर पे डायलोमेट्रिक मेथड है, फोर्थ नंबर पे रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड है और फिफ्थ नंबर पे ऑप्टिकल रोटेशन मेथड है। अब हम इनको वन बाय वन जो है वो स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले है स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में क्या कब एप्लीकेबल होता है, जब हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो होते हैं वो अल्ट्रावायलेट, विजिबल या फिर इंफ्रारेड रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। मतलब जब वो अल्ट्रावायलेट, विजिबल या फिर इंफ्रारेड रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेंगे आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो फिर हम उस टाइम पे हम रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब, कि जितनी ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी तो उतना ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब है बढ़ रहा है, ठीक है। जिस तरह अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्बशन की बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब है आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम एक लैम्बर्ट बियर लॉ होता है, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जितनी के कंज्यूम हो चुकी है उसको फाइंड आउट करने के लिए, या जितनी जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बनी है उसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड जो है ये तब हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं जब हमारे पास जो है वो इस तरह का रिएक्शन होता है जिसके अंदर आयन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग आयन पे और द आयन फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी जैसे जैसे आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हैं वो चेंज होंगे, ठीक है। मतलब कि आपके पास जो है वो ज़्यादा आयंस की फॉर्मेशन होगी तो तब कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आयंस जो हैं वो ख़त्म होते जाएंगे आपके रिएक्शन मिक्सचर में से, तो कंडक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी। तो इससे भी जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका रिएक्शन कितना प्रोसीड हुआ है। तो कंडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सच आयंस। नेक्स्ट है हमारे पास डायलोमेट्रिक मेथड। डायलोमेट्रिक मेथड जो है ये तब आप इसको यूज़ करते हैं जब आपके पास जो है वो स्मॉल वॉल्यूम चेंजेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपके रिएक्शन में, ठीक है। मतलब कि या तो आपका रिएक्टेंट जो है उसके वॉल्यूम ज़्यादा होगा या आपके प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उस केस में हम अपना डायलोमेट्रिक मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो वॉल्यूम चेंज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड जो होता है इसको आप तब अप्लाई करते हैं जब आपका रिएक्शन जो है वो सॉल्यूशंस की फॉर्म में होता है, ठीक है। और उसमें वो जो सॉल्यूशन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज हो रहा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो उससे आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका रिएक्शन कितना प्रोसीड हुआ है और कितने आपके पास रिएक्टेंट बचे हैं, ठीक है। तो ये होता है रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट मेथड है ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये है कि ऑप्टिकल रोटेशन मेथड ये होता है कि मतलब कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन तमाम सब्सटेंसेस के लिए हम ऑप्टिकल रोटेशन का मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं।
और तो इसमें एक्सटेंट ऑफ रोटेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए। और कोई भी स्पीशीज़ होती है आपके रिएक्शन मिक्सचर में, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होती है तो फिर आप उसके लिए ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर आपके पास जो आपके रिएक्टेंट है उसके ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, या आपका रिएक्टेंट जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है और आपका प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, या उनके ऑप्टिकल रोटेशन में जो है वो कुछ फ़र्क है, ठीक है, तो उसको फिर आप उस केस में आप इस वाले मेथड को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो और अपना रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही हमारा आज का जो है वो लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।